कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? चलिए अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई। और हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पुस्तक से। और क्षितिज पुस्तक से हमने अध्याय 5-4 कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, कौन सा? हमारा अध्याय चल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह। और अट नहीं रही है 2 कविताएं। इसमें हमने उत्साह कविता पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है दूसरी कविता इनकी। ठीक है बच्चों, उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर एक नजर डालते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के महिषासुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामसाई त्रिपाठी। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था रुक्मिणी देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुई इनकी 15 अक्टूबर 1961 में हुई। इनको छायावाद का महेश, छायावाद का महाप्राण आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य ग्रंथ और कविताएं। जिनमें इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें कहानियां हैं लिली, देवी और सखी। नाटक इनका था शकुंतला। उपन्यास अप्सरा, अनुपमा और अलका। ठीक है, और इनकी जो काव्य ग्रंथ थे उसमें थे काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरवत्ता। इनकी प्रमुख कविताएं थी बहतोड़ती पत्थर, गरम पकौड़े, विधवा आदि। इनकी भाषा शैली जो थी सरल, सहज और भाव के अनुकूल थी। और इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, अलंकारों का समुचित प्रयोग किया। ठीक है, और रस से भरपूर कविताएं लिखी। अब आते हैं हम इनकी पहली कविता उत्साह के बारे में एक बार फिर से हम नजर डालते हैं। कहते हैं बादल गरजो घेर घेर भोर गगन धारा धर को। बादल गरजो अर्थात बादल से गर्जना करने के लिए कहते हैं। कौन? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल से गर्जना करने के लिए। गर्जना क्यों की जाती है? एक नवीन क्रांति लाने के लिए, एक विद्रोह की भावना के लिए हम क्या करते हैं? गरजते हैं ना। जब एक नया विद्रोह लाना होता है, नई क्रांति लानी होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? गरजना पड़ता है। एक शक्ति मतलब अपने शरीर में भरपूर शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें गरजना पड़ता है। तो वही चीज वो मानवीकरण किया है इन्होंने बादलों के साथ कि हे मनुष्यों, मतलब बादल को कहा है कि हे बादल तो गरजो। और कैसे गरजो? तो पूरे आसमान को घेर कर, चारों तरफ से घेर कर और घमासान गरजो। ठीक है, भयंकर गरजो। घोर मतलब भयंकर गरजो। सुंदर सुंदर जो तुम्हारे काले काले घुंघराले, जैसे लगते हैं जैसे बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही बादलों का जो रूप है कैसा है? काला और घुंघराला। मतलब उमड़ उमड़ के बादल जो बनते हैं उनको कह रहे हैं घुंघराले बादलों के समान। जो तुम्हारी आकृति है वो कैसी है? अनगढ़ है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, अनगढ़ है। और तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि बच्चों की कल्पनाएं समाई हुई है। तुम्हारे अंदर क्या समाई हुई? बच्चों की कल्पना समाई। जैसे बच्चे कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, बादल को रूप दे देते, नया खिलौना है, घोड़ा है, कुत्ता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी वो रूप दे देते हैं बादलों का। तो वैसे तुम्हारे अंदर भी बाल कल्पना समाई हुई है। विद्युत छवि उर्वे कवि नवजीवन वाले। आगे कहते हैं कि बादल तुम्हारे अंदर एक असीम ऊर्जा छुपी हुई है। तुम्हारे अंदर क्या छुपी हुई है? एक असीम ऊर्जा छुपी हुई है। तुम्हारे हृदय में एक असीम ऊर्जा छुपी हुई है। तो लोगों को नया जीवन दे सकते हो। कैसे? जब बारिश होती है, जब बादल गरजते हैं और बाद में बारिश होती है तो नवीन अंकुर फूट पड़ते हैं, नवीन अंकुर फूटते हैं ना। तो उसी को कह रहे हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा भरी हुई है। और तुम्हारे अंदर क्या छुपा है? वज्र छुपा। वज्र मतलब बिजली रूपी शस्त्र। वज्र मतलब शस्त्र, हथियार। तुम्हारे अंदर बिजली रूपी जो शस्त्र है वो, उससे तुम क्या कर सकते हो? नूतन मीन्स नई कविता की रचना कर सकते हो। हे बादल तो गरजो अर्थात गर्जना करो, विद्रोह करो, विद्रोह की क्रांति लाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। आगे कहते हैं व्याकुल। अब व्याकुल लोगों की प्यास के लिए बोल रहे हैं। जो व्याकुल लोग गर्मी से पीड़ित लोगों के बारे में कह रहे हैं कि तो व्याकुल लोगों की
जिनका मन कहीं, उन्मन मतलब जिनका मन कहीं नहीं लग रहा, उन्मन यानी कि अनमना, अनमना मतलब जिनका मन कहीं नहीं लग रहा है। जब गर्मी होती है तो हमारा मन कहीं नहीं लगता है, तो कहते हैं कि हे बादल तुम व्याकुल और मतलब गर्मी से व्याकुल और जिनका मन कहीं नहीं लग रहा है ऐसे लोगों को विश्व के निदान के सकल जन, ऐसे में तुम क्या करो, संसार के सभी लोगों के निदान मतलब गर्मी को शांत कर दो। ठीक है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम्हारी कोई दिशा नहीं है, तुम दिशाहीन हो, तुम किसी भी दिशा से आ सकते हो। अनंत मतलब आसमान के तुम उन वो बादल हो जिनकी कोई दिशा नहीं है। तप्त धरा, तप्त मतलब तपती हुई यानी कि जलती हुई, धरा मीन्स धरती को क्या करो तुम, जल से फिर शीतल कर दो, अपनी गर्जना से अपने जल से क्या कर दो, शीतल कर दो, ठंडा कर दो और शांत कर दो। हे बादल तो गरजो। आज हम पढ़ेंगे इनकी दूसरी कविता। कौन सी कविता? अट नहीं रही है। अटना मतलब समाना। ठीक है, अटना मीन्स समाना। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण करने में माहिर है, उन्होंने छायावाद की विशेषता भी रही है कि छायावादी जो कवि है वो प्रकृति पर आधारित कविताएं लिखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो दूसरी कविता लिखी है अट नहीं रही है, ये इन्होंने बसंत मास का वर्णन किया है, फागुन मास का। ठीक है। फागुन मास में कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु आती है। और इन्होंने इस कविता के माध्यम से बसंत महीने का क्या क्या है, मानवीकरण किया है। ठीक है। तो इन्होंने इस कविता में क्या किया है, बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही साथ इन्होंने इस ऋतु का मानवीकरण किया है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जो फागुन की आभा है, आभा मीन्स शोभा, सुंदरता, कांति, चमक। ठीक। जो बसंत ऋतु की शोभा है, सुंदरता है, चमक है, कांति है, वो क्या है, वो अट नहीं रही मतलब कहीं भी समा नहीं रही। इतनी ज़्यादा है उसकी सुंदरता, उसकी चमक, उसकी शोभा कि वो कहीं पर भी समा नहीं रही है। ठीक है। कहीं पर भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। बस इतनी ज़्यादा होती है, कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो हम हटा नहीं पाते। जैसे कोई भी थोड़ा ज़्यादा सामान है और जगह छोटी है तो क्या होता है, वो अटती नहीं है। ठीक वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जो बसंत ऋतु की शोभा है, आमूल शोभा है, सुंदरता है, कांति है, चमक है, वो कहीं भी अट नहीं रही है। ये उस समय का वर्णन कर रहे हैं, फरवरी महीने की, जिस समय होली का महीना होता है, फरवरी मार्च का महीना, उस समय बसंत ऋतु का प्रवेश होता है। उस समय क्या होता है, नए नए पत्ते उगते हैं, नए नए फूल पौधे और पत्तियाँ नई नई विकसित होती हैं, रंग बिरंगे फूल, हर जगह रंग बिरंगे फूल होते हैं, हर जगह फूलों की सुगंध फैली हुई होती है, पशु पक्षी सब प्रसन्न होते हैं इस ऋतु में और कलरव करते रहते हैं, मतलब गाना गाते हैं। तो उस समय का ये वर्णन करते हैं कि इस समय बसंत ऋतु के समय जो फागुन की आभा है, फागुन महीने की जो आभा है, सुंदरता है, चमक है, वो कहीं भी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहते हैं ऐसे में जहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हैं उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, तो कहीं पर भी सांस लो, कहीं पर भी मैं सांस लेता हूँ। कभी कह रहे हैं कि मैं कहीं पर भी सांस लेता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा घर खुशबू से भर गया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब हम कहीं भी सांस लेते हैं तो क्या होता है, उसकी फूलों की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और पशु पक्षी को इस समय संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पशु पक्षी भी इस समय क्या है, इतने प्रसन्न होते हैं, नए नए पौधे, नए नए पत्ती, नए नए फूल उगते हैं और उनकी शोभा को देखकर उनसे प्राकृतिक वातावरण में जो पशु पक्षी हैं वो भी पर मतलब पंख, अपने पंखों के साथ उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहते ऐसे प्राकृतिक वातावरण में, ऐसी प्रकृति की सुंदरता में मैं चाहता हूँ अपनी आँख हटाना, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी आँख हटा नहीं पा रहा हूँ। इस सौंदर्य को देखकर मेरा मन बिल्कुल नहीं होता है कि मैं अपनी आँख को हटाऊँ। यहाँ पे इन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया, आँख हटाना। ठीक है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। आगे कहते हैं कि बसंत ऋतु का जो मौसम होता है, इस ऋतु में हर जगह नए नए पत्ते खिले हैं, नए पौधे हैं उगे हैं, नए फूल उगे हैं। तो वहाँ पे जितनी भी पेड़ों की शाखाएं हैं, डाल मतलब पेड़ों की शाखाएं हैं, किससे लग गई हैं,
नवी नवी पत्तों से लग गई है, नए नए फलों से लग गए हैं और नए फूलों से लग गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी है तो कहीं लाल दिखाई दे रही है, ठीक है। मंद गंध पुष्प, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पान। और आगे कहते हैं ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उर्मे मतलब अपने गले में, उर्मे मतलब गले में क्या डाल रखा है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान। ऐसा लगता है कवि को कि प्रकृति ने अपने गले में मंद मतलब धीमी, गंध मतलब सुगंधित, पुष्प मतलब फूलों की, माल मतलब माला धारण कर रखी है, यानी फूलों की माला पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभा मतलब सुंदरता, पृथ्वी की जो सुंदरता है वो कहीं भी समा नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है। अट नहीं रही मीन्स समा नहीं रही है, जो प्रकृति की शोभा है वो कहीं पर भी समा नहीं रही है। फिर से हम देखते हैं इसको, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो कविता है इन्होंने किस मास में लिखी है, फरवरी मास में, फरवरी मार्च में, जब होली का महीना होता है ना तब लिखी है। और इस समय कौन सी ऋतु का आगमन होता है, इस समय बसंत ऋतु का आगमन होता है। और जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ों पे नए पत्ते लग जाते हैं, पतझड़ से पहले पतझड़ होता है तो सारे पत्ते जो होते हैं झड़ जाते हैं। और जब बसंत ऋतु आती है तो नए पत्ते, नए फूल, हर जगह वातावरण कैसा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे वातावरण में कवि कह रहे हैं कि जो बसंत मास की, बसंत ऋतु की जो शोभा है, सुंदरता है, आभा मतलब सुंदरता है, कांति है, चमक है, वो कहीं पर भी समा नहीं पा रही है, मतलब कहीं भी अट नहीं रही है। इतनी ज़्यादा उसकी कांति, उसकी शोभा चमक है, वो कहीं पर भी अट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। आगे कवि कह रहे हैं कि इस वातावरण में, इस प्राकृतिक वातावरण में जब हर तरफ सुगंधित फूल बिखरे हुए हैं, खिले हुए हैं और नए पत्ते से हमारे पेड़ पौधे लग गए हैं, उस समय कहीं पर भी सांस लो तो ऐसा लगता है पूरा घर सुगंधित हो गया, सुगंध से भर गया है। उड़ कर देते हो, हाँ हटाता हो तो हट नहीं रही है। आगे कहते हैं कि इस प्राकृतिक वातावरण में, इस सुगंधित वातावरण में जो पक्षी हैं वो भी उड़ने के लिए अपने पंख को, पर मतलब पंख को तैयार रखते हैं, मतलब उड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब आगे कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में, इस प्राकृतिक वातावरण में, सुगंधित वातावरण, इस बसंत ऋतु में मैं कहीं पर भी आँख हटाने की कोशिश भी करता हूँ तो मेरी आँखें ना, मतलब चाह कर भी हट नहीं पा रही है। मतलब इस वातावरण में, इस प्रकृति के वातावरण में ऐसा मैं खो गया हूँ कि मैं चाह कर भी अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, हर जगह नए नए पत्ते, नए नए फूल खिल गए हैं। कहीं ये फूल और पत्ते हरे रंग के हैं दिख रहे हैं तो कहीं लाल रंग के दिख रहे हैं। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। और आगे कभी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने, ऐसा लग रहा है क्या, कहीं पड़ी है उर्मे, उर्म मतलब गले में, ऐसा लग रहा है प्रकृति ने अपने गले में, गंध मतलब सुगंधित, पुष्प मतलब फूलों की, माल मतलब माला, ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने अपने गले में क्या पहन रखा है, सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों की माला पहन रखी है। क्योंकि वो कहीं हरे दिख रहे हैं तो कहीं लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, तो रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला उसने पहन रखी है, प्रकृति ने पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब और जगह जगह, हर जगह पर, कह रहे हैं हर जगह पर जो प्रकृति की शोभा मतलब सुंदरता है वो कहीं पर भी समा नहीं रही है, अर्थात अट नहीं रही है। बहुत ही सुंदर कविता है इनकी। आइए देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले फागुन का इन्होंने क्या किया है, मानवीकरण किया है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार लगेगा, मानवीकरण अलंकार लगेगा। भाषा कैसी है, सरल है, सहज है, सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे सांस, आँख, क्या है, तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे इनकी जो शैली है वो कौन सी शैली है, गीत शैली, यानी कि गाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहाँ कहाँ पर है, अब तो आप लोग पहचानने लगे हो ना, कहाँ कहाँ पर है, घर घर, पर और पाठ पाठ, तीन जगह पे है ना।
और इसमें साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? ठीक वहीं पर जहाँ पर इन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया। जैसे घर घर भर, यहाँ पे रावण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। पर कर, यहाँ पर भी रावण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है कहीं हरि कहीं, यहाँ पे कावड़ की आवृत्ति हुई है और हावड़ की आवृत्ति हुई है ना, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिछाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है? तो छायावाद की सच में एक विशेषता है कि वो अंतर मन के भाव को, मतलब अपने अंदर के भावों को वो बाहर लाते हैं, ठीक है। और दूसरी विशेषता इनकी है कि ये प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है? तो कविता की कौन कौन सी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति है इनकी, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कौन सी पंक्ति है? आभा फागुन की तन नहीं रही है, ठीक है। ये तो पहली पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, ठीक है। इसमें क्या है, जो कवि के अंतर भाव, अंदर की बातें हैं वो बाहर आ रही हैं, अंतर मन के भाव जो है वो बाहर आ रहे हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि हमने पहले बताया कि फागुन मास में क्या होता है, बसंत ऋतु आगमन होता है। इस समय नए नए पत्तों से जो पेड़ पौधे हैं उनकी डालियां क्या होती हैं, भर जाती है फूलों से। पूरा वातावरण कैसा होता है, सुगंधित हो जाता है। ऐसे में कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी महाराज जी कहते हैं कि ऐसे में जो हमारी आंखें हैं, मैं चाहते हुए भी हटाना, मतलब चाहता हूँ आंख हटाना, लेकिन मैं चाहते हुए भी हटा नहीं पा रहा हूँ। वास्तव में होता क्या है, जब हम किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं या सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो आंखें होती है एक तक उसी को निहारने लगती हैं। तो ये तो वास्तविक जीवन में ऐसा होता है। तो कवि भी कह रहे हैं कि फागुन मास में भी ऐसा ही है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को, सुंदर चीज़ को देखते हैं तो हम बहुत देर तक अपनी आंखों को हटा नहीं पाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपनी जो व्यापकता के दर्शन किसमें होते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल, नदी, पहाड़ आदि के माध्यम से क्या होता है, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन होता है। किसके से? फूल, पौधे, पेड़, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, नदी, झील आदि के माध्यम से क्या होता है, प्रकृति की व्यापकता का वर्णन होता है। तो इसमें देखा जा सकता है प्रकृति के जो प्रभाव होता है लोगों के तन मन दोनों में पड़ता है, ठीक है। लोगों में उल्लास, उमंग की भावना बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अभी हमने जो कविता पढ़ी इसमें आपने देखा कि फागुन के महीने में कौन सी ऋतु का आगमन होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो इस समय क्या होता है, नए नए पत्ते होते हैं, फल फूलों से लग जाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नए नए फूलों से, फलों से, पत्तों से लग जाते हैं। हवा कैसी होती है, हवा सुगंधित हो जाती है। फूल खिलते हैं तो फूलों की जो खुशबू होती है वो पूरी हवा में फैल जाती है, तो हवा कैसी होती है, सुगंधित हो जाती है। आकाश कैसा हो जाता है, साफ और स्वच्छ हो जाता है। और पशु पक्षी जो होते हैं वो आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर तरफ उमंग और उल्लास का वातावरण होता है। इसीलिए जो ये फागुन का महीना होता है वो सभी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो निराला जी के काव्य की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों? पहले तो उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया, ठीक है। इनकी भाषा कैसी है, सरल है, सहज है और बहुत ही भावों के अनुकूल है। इन्होंने प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि चूंकि ये छायावादी कवि है और छायावादी कवि की प्रमुख विशेषता ये रहती है कि वो प्रकृति का वर्णन करने में बहुत माहिर होते हैं। नेक्स्ट और क्या इसमें है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, रसों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार, साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये रही इनकी काव्य की विशेषताएं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।
इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान हमें काव्यखंड में यही वाला चैप्टर लगाया है। सूर्यकांत पाठक ने लिखे कौन सी कविता है, उत्साह और अट नहीं रही, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा और अपना वर्क पूरा कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।